अभी हमारे साथ प्रेम पीयूष कुमार जी हैं, जो बी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, MBA एक्सेलराइज से, MA आर्कियोलॉजी, म्यूजियोलॉजी और न्यूमिस्मेटिक्स में है। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस तरह का आयोजन कितना जरूरी है आज के बच्चों के लिए। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। और ये सिक्का संग्रह जो होता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हॉबी है। ये बेसिकली हमारा जो रिपब्लिक इंडिया या ब्रिटिश इंडिया या एंशिएंट टाइम से जो मुद्रा चलती थी उसका ये प्रदर्शनी लगा हुआ है। हमारी जो जमशेदपुर कॉइन सोसाइटी है ये लगभग 40 साल पुरानी सोसाइटी है और इसके संस्थापक में रतन टाटा और जे ईरानी ये सब रहे हैं और ये इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट सोसाइटीज है। और जमशेदपुर कॉइन क्लब का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारा एक म्यूजियम है जो साक्षी में है, जिसमें एंशिएंट से लेके मॉडर्न सिक्कों तक का प्रदर्शनी लगी रहती है। और हम लोग हर एक महीने 2 से 4 स्कूल्स लोग को इनवाइट करते हैं कि वो स्कूल के बच्चे लोग आए और हमारा एग्जिबिट देखें। आज जो एग्जीबिशन हम लोग का लगा हुआ है 5, 6, 7 जनवरी को, इसमें देश भर के जितने भी डीलर्स हैं, कलेक्टर्स हैं, उसके बाद रिसर्चर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, जो सिक्कों के बारे में जानकारी रखते हैं, उनको बुलाया गया है। आज के समय में सिक्कों का महत्व क्या है इस पे मैं आपको बताना चाहूँगा। आजकल के जो बच्चे जनरेशन है वो टीवी, इंस्टाग्राम, रील्स, यूट्यूब पे अपना समय नष्ट करते हैं। दिन भर देखते हैं, आँख खराब होता है, कुछ समझ में नहीं आता है, बस थोड़े समय के लिए खुश हो जाते हैं और उसके बाद फिर ऑफ कर देते हैं। रात को 2-2 बजे तक जगते हैं, न पढ़ाई में ध्यान रहता है, न सोशलाइज करते हैं, बस दिन भर मोबाइल मोबाइल और मोबाइल। सोसाइटी अगर वो ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले 2000 साल पुराना, 1500 साल पुराना ईस्वी से अभी तक जो भी सिक्के निकले हैं हमारी सोसाइटी में वो जान सकते हैं। हम लोग की खुद की लाइब्रेरी है, वहाँ बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। मंथली हम लोग का मीटिंग होता है फर्स्ट सैटरडे। मीटिंग में आने पे किसी को ब्राह्मी जो स्क्रिप्ट होता है, जैसे हिंदी और इंग्लिश होती है वैसे एंशिएंट में ब्राह्मी, खरोष्टी, पर्शियन, उर्दू, गुरमुखी, मोदी, ये सब स्क्रिप्ट हुआ करती थी, वो सब पढ़ा जाता है। सिक्कों में पहले ब्राह्मी लिपि होती थी, खरोष्टी स्क्रिप्ट होती थी, उसके बाद सल्तनत और मुगल आने के बाद उसमें पर्शियन या उर्दू आने लगा। तो ये सब चीज जो है आप यूट्यूब से पढ़िए, सोसाइटी ज्वाइन कीजिए, सोसाइटी में सिक्कों को डिसाइफर कीजिए कि किस ईयर का लिखा हुआ है, किस राजा का है। तो एक बच्चे को पहली बात है सिक्कों से क्या क्या जानकारी है तो वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले वो सिक्के कहाँ पे मिलते हैं, उसके राज्य जो है, जैसे राजा जो है वो कितना समृद्ध था, उसको पूरा ज्योग्राफी पता रहेगा कि किस एरिया में इंडिया के मैप में वो राजा वहाँ पे रहता था। हिस्ट्री से पता चलेगा कि उसकी वो मतलब उसका साम्राज्य जो है कितना एरिया में फैला हुआ था, उसका इकोनॉमिक कंडीशन क्या था। अगर इकोनॉमिक, जैसे बिहार में सबसे पहले जो सिक्के आए थे वो थे गुप्ता के गोल्ड कॉइन, यानी कि स्वर्ण मुद्राएं। अब आप लोग सोचिए कि इतना समृद्ध हुआ करता था राज्य कि वो कॉमन आदमी, जो एक छोटा सा आदमी है, वो भी सोने के सिक्के यूज करता था। उसमें उस समय न कॉपर था, न टिन था, न सिल्वर था, केवल गोल्ड के सिक्के चलते थे, यानी कि स्वर्ण मुद्राएं। तो यानी कि साम्राज्य जो है इतना विकसित था, इतना पैसों से समृद्ध था कि एक आम आदमी भी सोने के सिक्के लिए करते थे। उसके बाद समुद्रगुप्ता था, चंद्रगुप्त थे। तो ये सब रूलर्स के बारे में पता चलेगा, वो किस ज्योग्राफिकल एरिया में रूल करते थे, उसकी पूरी हिस्ट्री पता चलेगा। अच्छा, बच्चे लोग में क्या होता है कि अपने माता पिता से वो आग्रह करते हैं कि पिताजी मुझे एक 25,000 रुपया का मोबाइल ले दीजिए, टैबलेट ले लीजिए, जिसमें दिन भर वो क्या करेंगे, यूट्यूब चला के देखेंगे, रील्स देखेंगे। अगर कोई संग्रह करना चालू करता सिक्कों का, तो जो भी पैसे उसके पास मंथली जो आते हैं, पॉकेट मनी मिलेगा, वो सिक्कों के किताब खरीदने में और सिक्का खरीदने में काम आएगा। तो यानी कि वो कहीं ना कहीं तो अपना पॉकेट मनी वो एक अच्छी चीज को खरीदने में कर रहा है। अच्छा, कोई सिक्का खरीदेगा तो उसको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, उसका ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, उसका सिक्कों का किताब खरीद के उसको पढ़ना पड़ेगा। तो वो अपना पूरा दिमाग एक सकारात्मक चीज में यूज कर रहा है, ना कि वो देख के अपनी आंखें खराब कर रहा है और अपनी बुद्धि खराब नहीं कर रहा है। तो मेरा मानना है कि आज के जनरेशन में जो जमशेदपुर में रहते हैं वो लोग, बच्चे लोग को सोसाइटी ज्वाइन करें, उसके बाद कोई एक हॉबी डेवलप करें, अपने स्कूल्स में क्लब खोलें, तो अपने स्कूल्स में क्लब खोलेंगे, एक्सचेंज करें। अब जैसे कोई भी पान वाले दुकान के पास जाता है
तो कुछ खरीदता है या फिर सब्जी वाले के पास जाता है, दूध वाले के पास जाता है, तो उसके पास कॉमेमोरेटिव कॉइन्स होते हैं। कॉमेमोरेटिव कॉइन्स का मतलब होता है कि जिसमें किसी की आकृति या छवि उस पर अंकित हो। अब कोई जरूरी तो नहीं है कि 2 रुपए का सिक्का है तो सब्जी वाला आपको 10 रुपए में देगा, वो तो 2 ही रुपए में देगा, उसके लिए तो पैसा पैसा है। लेकिन आप अपने बच्चों लोग के लिए वो सिक्का ला के अपने बच्चे को दीजिए, बच्चे एल्बम में रखेंगे, किताब खरीदेंगे, उसको धीरे धीरे कॉमेमोरेटिव कॉइन ईयर वाइज स्टेनलेस स्टील का है, कॉपर का है, सिल्वर का है, गोल्ड का है, वैसे वैसे धीरे धीरे कलेक्शन डेवलप करेंगे। उसके स्कूल्स में अगर क्लब रहेगा तो क्लब में जाके बच्चे लोग आपस में एक दूसरे से बात करेंगे, विचार आदान प्रदान करेंगे। उसके बाद क्लब में कॉम्पिटिशन्स होगा। हमारा साल में एक बार एग्जीबिशन होता है, उसमें वो भाग ले सकते हैं। जमशेदपुर के जितने भी स्कूल्स हैं वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसमें ज्ञान की वृद्धि होगी। तो मेरा मानना है कि जितने बच्चे हैं उन लोग को कम से कम कुछ न कुछ एक रुचि के रूप में संग्रहकर्ता बनना चाहिए। सिक्कों का रहे तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। सर, सिक्के जो होते हैं वो हमारे इतिहास का आईना होता है। बोलता नहीं है मगर बहुत कुछ वो प्रदर्शित करता है। इस चीज को, ऐतिहासिक चीजों को आज के बच्चे समझे, हमारा इतिहास क्या रहा है, हमारा इतिहास में इकोनॉमी की कंडीशन क्या रही है, जियोग्राफिकल कंडीशन क्या रहा है, ये बच्चों में इनपुट डालने के लिए कुछ मैसेज या कुछ एक्टिविटी जो आप लोग कर सकते हैं या जो होनी चाहिए स्कूल्स में, कॉलेजेस में, गवर्नमेंट के द्वारा, वो क्या होनी चाहिए? ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज के समय में जो भी किताबें हैं उसमें सिक्कों के रिलेटेड ना के बराबर जानकारी रहती है। अगर सिक्कों का इंफॉर्मेशन हम लोग के नेशनल करिकुलम में, एनसीईआरटी में, आईसीएसई में दिया जाए तो बच्चे लोग का बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट होगा। मैं उसका रीजन बताता हूँ। अगर एनसीईआरटी बुक में सिक्कों का एक सेक्शन, हर एक सेक्शन मीनिंग स्टैंडर्ड 1 से लेके 6-7 तक रहे, जब बच्चे की मानसिक बुद्धि जो है वो डेवलप होते रहती है, उस समय अगर समझाया जाए तो वो उसके दिमाग में बैठ जाएगा कि उस समय के कौन राजा हुआ करते थे। हमारा जैसे पंचमार्क के सिक्के हैं, अब बहुत कम लोगों को पता है कि पहले जो सिक्के आते थे, सिक्के जो मुद्रा होती थी, मुद्रा का मतलब क्या होता है? रुपए जो है वो किस शब्द से आया है? रुपए जो है वो संस्कृत शब्द रूपा शब्द से आया है। तो रूपा शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है शेप या फिर सिल्वर। रॉ सिल्वर जो होता है उसको बोलते हैं रूपा। रूपा का विकृत रूप जो है वो है रुपए। और पहले, सबसे पहले जो सिक्के चलते थे वो होता था, उसको गाय की पूंछ को सिक्के के रूप में यूज किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे हमारा समाज बढ़ा तो गाय को चूंकि एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते थे, तो वो गाय को धीरे धीरे बाद में हम लोग कौड़ी यूज करने लगे। और विष्णु जी का जो छवि था उसको मुद्रा के रूप में यूज किया जाता था। ये हमारे जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं उसमें ये वर्णन है। और इसको एक पीएल गुप्ता की किताब है कॉइन्स, जो नेशनल बुक ट्रस्ट में मात्र 160 रुपए का देता है, कोई भी खरीद सकता है। उसमें ये स्टार्टिंग के चैप्टरों में दिया हुआ है। उसके बाद में जैसे गाय की पूंछ को मुद्रा के रूप में यूज किया जाता था, लेकिन वो चूंकि एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते थे। दूसरी चीज है कि अगर फ्रैक्शन करना हो तो गाय को तो आप फ्रैक्शन नहीं कर सकते हैं, वो जीवित प्राणी है। दूसरी चीज है कि अगर 2 गाय दे के अगर 10-100 बोड़ा आप लेते हैं अनाज, तो आप उसको किस तरह से, गाय अगर मर जाती है तो यानी कि आपका तो पूरा मुद्रा जो है वो खत्म हो गया। उसके बाद में जैसे जैसे हमारा समाज और ये सब चीज बढ़ा, उसके बाद वो धीरे धीरे हम लोग कौड़ी पे आए। कौड़ी को पहले सी शोर से वो वहां से लाके कौड़ी को यूज किया जाने लगा। उसके बाद हम लोग का मेटलर्जी जो है वो हम लोग का धीरे धीरे हम लोग को उसको ज्ञान हुआ कि किस तरह से सिल्वर निकाल सकते हैं, कॉपर निकाल सकते हैं, आयरन निकाल सकते हैं। उसके बाद जो चांदी का, उसको रिफाइनिंग प्रोसेस हम लोग को पता चला। रिफाइनिंग प्रोसेस जब पता चला तो सिल्वर को या चांदी को गला के सबसे पहले उसको ठोक पीट के एक शीट बनाया जाता था। शीट बनाने के बाद उसको छोटे छोटे आकार के को काट लिया जाता था और उसके बाद पंचमार्क बनता था। 5 सिंबल डाल के वो जो मुद्रा बनी उसको बोलते थे पंचमार्क। और पंचमार्क में क्या एक खासियत थी कि वो एक ही साइड छपा होता था, दूसरे साइड ब्लैंक रहता था, क्योंकि एक डाई रहता था। सिल्वर को नीचे रखते थे, उसके ऊपर डाई रखते थे और हथौड़ी से तो ठोकते थे। उसमें 5 तरह के चित्र बने होते थे और चित्र जो है अगल बगल जो होता था, जगह होता था, जैसे पेड़ है, आदमी है, नदी है, जानवर है, धान है, यही सब का चित्र अंकित रहता था पंचमार्क में, जिसको हिंदी में आहत सिक्के बोलते हैं।
और दूसरे साइड चूंकि पहली साइड ठोका रहता था तो नीचे साइड समतल रहता था। कुछ जगह हो जाता था कि दोनों साइड छपे रहते थे और आड़ा तिरछा रहता था, क्योंकि उस समय काटने की, सिल्वर को काटने की विधि जो है उतनी विकसित नहीं थी। उसके बाद जैसे जैसे हमारा प्रोग्रेस किया रिफाइनिंग प्रोसेस सिल्वर का, तो उसके बाद राजा जो होते थे वो अपनी छवि जो है अंकित करने लगे। अब हम लोग का जो ट्रेड है वो रोमन से भी होता था, ग्रीक से भी होता था, तो वहाँ के सिक्के में यूजुअली राजा का फोटो होता था। तो जब वो लोग हम लोग के पास आते थे व्यापार करने, तो वो अपने सोने के सिक्के, भारतीय जो व्यापारी थे वो बहुत ही ज्यादा तेज तर्रार थे, तो वो क्या करते थे, यहाँ का जो स्पाइसेस था या जो गरम मसाला था वो देते थे और वो उसके सोने के सिक्के ले लेते थे खरीद बिक्री में। तो जिसके कारण जो सोने के सिक्के ग्रीक से या फिर वहां से आते थे, उसके पीछे जो अंकित रहती थी राजा की छवि, तो जिसको देख के भारतीय सिक्कों में भी यहाँ के राजाओं का चित्रित अंकित किया गया। जैसे अगर आप गुप्ता के वंश के सिक्कों देखिएगा तो उसके अंदर राजा का चित्रित अंक है जिसमें कि लायन स्लेयर है। लायन स्लेयर का मतलब होता है कि राजा जो है उसके हाथ में तीर धनुष है और तीर धनुष से वो एक शेर को मार रहा है, तो जिसमें राजा जो है उसकी वीरता का बखान किया गया है कि राजा इतना बलवान था कि उस तीर धनुष से अकेले शेर को मार देता था। उसके उसमें कई सिक्कों में ये भी अंकित है कि राजा जो है वो वीणा वादक है, दैट मीन्स वो आर्ट और कल्चर को प्रमोट करता है। उसके बाद गुप्ता एम्पायर, ये मैं सोने के सिक्कों का आप लोग को डिटेल दे रहा हूँ। उसमें और भी था कि जो राजा के सिक्के हैं उसके अंदर अश्वमेघ जो यज्ञ हुआ था उसमें घोड़ा का चित्रित है, ब्राह्मी का लिपि लिखी हुई है, यानी कि हमारी जो सभ्यता थी, रामायण का जो पूरा एपिसोड था उसको उसमें अंकित किया गया है। तो हम लोग कभी भी, और आजकल क्या है, सब लोग मॉडर्न सिक्का पे चल जाते हैं, अपनी हिस्ट्री पूरी छोड़ देते हैं। अगर किताब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हमारा जो पूरी संस्कृति है वो हजारों साल पुराना है और बच्चे लोग को बिल्कुल जानना जरूरी है कि किस तरह से हमारा जो सिक्का है वो किस तरह से डेवलप हुआ है। आज के डेट में सरकार से अपील है कि एनसीईआरटी में और बाकी जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो प्राइवेट पब्लिकेशंस द्वारा जो किताब रखते हैं, उनको एक चैप्टर हर एक सेक्शन में स्टैंडर्ड 1 टू स्टैंडर्ड 10 एक चैप्टर कम से कम सिक्कों पे जरूर दें। सिक्कों पे देने में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके बाद कल्चर, सब चीज डिफाइन हो जाता है। प्लस हर एक शहर में एक म्यूजियम जरूरी है जिसमें एंशियंट, उसके बाद 16 जनपद कितने होते थे, पहले जनपद होते थे, जनपद के सिक्के कौन थे, उसके बाद फिर सल्तनत आया, सल्तनत के बाद मुगल आया, प्रिंसली स्टेट आया, इंडिपेंडेंट किंगडम आया, ईस्ट इंडिया कंपनी आया, प्रेसिडेंसी सीरीज आया, ब्रिटिश इंडिया आया, रिपब्लिक इंडिया आया। तो ये हर एक शहर में एक म्यूजियम जरूरी है जिसके कारण हम लोग को पता चलेगा किस तरह से सिक्के डेवलप किए। उसके बाद नोट कैसे आया। आजकल के बच्चे को अगर 1 रुपया दिखा दीजिएगा उसको पता ही नहीं है कि नोट क्या होता है, वो सीधा बोलता है कि फोटोशूट किए हो क्या या रंगीन आप इसको प्रिंट आउट निकाले हो, चूंकि वो देखा ही नहीं है कि हम लोग का नोट चलता था। पहले एल्युमिनियम के सिक्के आते थे, अगर किसी भी एक बुजुर्ग व्यक्ति से पूछेगा तो वो लोग बोलेंगे कि 2 पैसे में मुझे 4 पूड़ी मिलता था और उसके बाद कचौड़ी, सब्जी और 2 जलेबी मिलता था 2 आना में। तो वो सब चीज अगर हम लोग म्यूजियम में डालते हैं हर एक शहर में, तो हम लोग की संस्कृति बचाने का बहुत ही अच्छा एक साधन है ये। बच्चे लोग आज किसी भी शहर में सब लोग जू जाते हैं जहाँ पे जानवर रखे रहते हैं, लेकिन जो अपनी खुद की संस्कृति है उसको तो वो लोग जानते ही नहीं है। तो मेरा मानना है कि हर एक शहर में एक सिक्कों का म्यूजियम और अपने पढ़ाई लिखाई में स्टैंडर्ड 1 से लेकर 10 तक एक चैप्टर सिक्कों पे और नोट पे होना बहुत ही जरूरी है।